अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर अपने दामाद को आग लगा दी। मकतूल अस्पताल में 2 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा और उसके बाद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मकतूल के बुरसा का इल्ज़ाम है कि उसके ससुरालियों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही। ये वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस क्यों सुस्ती दिखा रही है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में आए रोज़ मुख्तलिफ नौइयत के कत्लों के वारदातें या वाक़यात जो है वो रोनुमा होते हैं। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी अपनी नौइयत का मुख्तलिफ वाक़या है कि बड़े चाह से माँ बाप ने अपने बेटे की शादी की और शादी के चंद रोज़ बाद ही जो लड़की वाले थे उनके साथ इनके इख्तलाफात शुरू हो गए और इनके मुताबिक इख्तलाफात भी दूसरी जानिब से पैदा किए गए और वो इस नहज पर पहुँच गए कि लड़की नाराज़ होकर अपने घर चली गई और बिल आखिर जब ये लोग मनाने के लिए उसको गए तो वहाँ पर इनके ऊपर एक क़यामत टूटी, इनके बेटे को आग लगा दी गई, जिसके बाद वो जान की बाजी हार गया। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, शादी कितना अर्सा पहले हुई, किस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हुए, मकतूल के अहले खाना वालिद वालदा और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि रिश्तेदारों में शादी हुई थी, गैरों में शादी हुई और लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी और नौबत इस बात तक कैसे पहुंची कि इनके बेटे को ही जला दिया गया। एक तो मोहतरम वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपका नाम? लतीफ़ साहब, आपका कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे थे। इस बेटे का कितना नंबर था? ये दूसरा नंबर था। ये क्या करता था? शेफ है ये। शेफ, खाना शाना बनाता था होटल में, रेस्टोरेंट में काम करता था। हाँ जी। अच्छा, कितना अर्सा पहले शादी हुई? 3.5 महीने हो गए। अच्छा, रिश्तेदारों में शादी थी? नहीं, गैरों में। हाँ जी। और पसंद, लड़के की पसंद की शादी थी या आप लोगों ने शादी? नहीं जी, नहीं, आपकी थी। आप क्या हुआ कि आपके बेटे के साथ? तफसीलन बताइए। हुआ गया जे असी 3.5 महीने हो गए ने शादी की थी। अच्छा। वो कुड़ी रोज ही कोई ना कोई नवी गल ते मेरे पिछले बड़े डाडे ने। अच्छा। जे मैनू हथ लावे तो सही, मैनू कुछ कवे तो सही। बेटे मेरे ने कहा चपेड़, कहती तू चपेड़ मार के वेख, तेन मैं मुੱਲ पा देंगी। उन्हें कहा मैं मुੱਲ पा देंगी और मैं तेन मजाक करना, कहती तू मजाक च भी मार के वेख। तो भाजी इस तरह वक्त गुजरता गया, 3.5 महीने गुजरे ने ते इन्हां दा कुड़ी दा भाई फड़िया गया गवाह दे केस च। किदे अगवा? मुंडा को गवाह चों महल्ले चों इधर उधर हो गया तो गवाह का केस ना पाता। ਉਹਦਾ पता करने मैंने कहती पापा जी मैं जाना। मैं कहा अच्छा पुत्र चलिए। अपने पहले मियाँ ने कहा, उन्हें कहा मैं अपनी ड्यूटी पर जाना। पापा ने कहा कि वो फिर आप तेन चाचा। मैंने कहती पापा जी मैं जाना। मैं कहा अच्छा बच्चे जाना ना तो तैयारी करो। ठीक है। वो तैयार तो होई तो मैं अपने छोटे बेटे तो छोटे कहा, मैं कहा यार भैन नूं छाड़िया ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਸਰਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮੇਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਮੋਮਨਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਮਨਪੁਰੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੈਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਕੋਈ 15-16 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਲੇ ਬੋਲਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਰੂਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ।
ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਡਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਡਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇਹ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉਹ- ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਰਾਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੂ ਖਾਣਾ- ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਚੂ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ? ਸਕਾ ਅੱਛਾ। ਚਾਚਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖੂਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮਕਲਾਵੇ, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ? ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਚ ਚਾਚੇ ਦੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਐਨਜੀ ਹੈ ਜਿਸਾਂ ਐਨਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਵੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੌਣ ਲਈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 4 ਘਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੰਜ 3 ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾੜ ਜੂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰੰਗ 'ਚ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵਾਲਟਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਸੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਆਪੇ ਹੀ 1-2 ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। 1-2 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ? ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਸਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਨ ਦਿੰਦੇ? ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ- ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਗਏ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਇੰਜ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੜਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇਲ। ਉਹ ਤੇਲ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਬੋਤਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਵੀ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ 1-2 ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਘੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ।
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ FIR ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪੇ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ? ਆਪੇ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਨ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮੁੰਡਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੂੰ ਸੜਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਿਉਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੂ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਰੂਜ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਬਨ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਤਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਦੇਣ? ਆਹੋ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਚੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਜੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਸੀ ਕੱਚੀ ਸੁਭਾਨਾ ਦੀ, ਉਥੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ? ਠੀਕ। अच्छे तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ? ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਦੱਸੋ, क्यों नहीं तुसी पूछा? बॉडी बिल्डिंग में शौकिया करता था यहाँ पर? सर उसका जो ना बॉडी बिल्डर का बचपन से ही शौक था और उसने पापा को यही बात बोली थी कि मुझे किसी मुकाम पे जाने दे फिर मैं शादी करूँगा, लेकिन इन्होंने बोला और वो जो आंटी है उसकी खाला सास जिसने रिश्ता करवाया उनके कहने पे हमने शादी कर दी।
मैं तो सर बस इस चीज़ से परेशान और हैरान हूँ कि अगर बाहर की कंट्री देखी जाए ना, जैसे कि आप दुबई लगा लें, सऊदीया वगैरह, इसमें अगर बंदा मामूली चोरी करता ना तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ऐसा कानून और ऐसा असूल है कि यहाँ पे 10 कत्ल भी कर दो ना, अगर आपने पैसे खर्चे हैं तो आप बाहर हो। ये हमारे पाकिस्तानी का कानून है। आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें हमारे भाई के साथ इतना बुरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके कातल तीनों के तीनों बाहर हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इस तरह रोते रहें? सर पुलिस तो बात सुने तो हम आपको कुछ बताएं ना वो क्या कहती है, ना वो हमारी बात सुनते हैं। हम पहले गए जब शराजुद्दीन के पास, इन्वेस्टिगेशन शराजुद्दीन था, उसके पास गए, उसने बदतमीजी की, लूज लैंग्वेज यूज़ की, मुझे धक्के मारे थाने में, बागवानपुरा थाने में, और SHO साहब भी थे, उनके सामने ये सारा वकूआ हुआ है। मैंने कहा सर जी आपने मुजरिम से अभी पूछा नहीं है, आपने रिमांड नहीं लिया। मुझे कहता है तू कौन होना रिमांड कहने वाला, या तू कौन होना मैंने पूछने वाला, मैं करा या ना करा। ये तब उसके बकौल, उसके बयान थे। अब जो नए आए हैं इकबाल क्या लियाकत अली, तो वो भी सर जी जब हमें जज साहब ने बोला उनसे मिलने का, हम गए हैं, वेट किया, इतनी देर वेट किया, नहीं आए। ਮਾਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 25 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਮਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ? ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ,
ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਘਰ ਲਿਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਟੀ ਲਿਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਬਹੂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਮਨਾਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇ ਮਮਾ ਉਹਦੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਏ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜੂ ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਕਸਦ ਕਿ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੁਝਾਈ ਬੁਝਾਈ ਉਹਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਵੀ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ मैं ਉੱਥੇ 2 बारी बेहोश हो गई कि मेरे बेटे नाल की कर देता है। भाई आप बताइएगा, आपका भाई बॉडी बिल्डिंग वगैरह भी करता था और ये शेफ भी था। जी सर। कैसा ताल्लुक था आपके भाई के साथ? अपने भाई के बारे में भी बताइएगा और कैसा ताल्लुक था उसके साथ आपका? सर जी हमारे साथ तो उसने शुरू से लेके अब तक जितनी देर तक भी ज़िंदा रहे, हमारी शादियां भी उसने खुद अपने हाथों से की। हालांकि हमसे बड़ा था तो वो हमें तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता था। सबके साथ उसका बैठना उठना अच्छा था। कहते हैं किसी की अगर गवाही चाहिए ना तो उसके घर वाले या उसके मोहल्लेदारों से पूछो। तो आप बेझिझक होकर हमारे मोहल्ले से पूछ सकते हैं कि वो ऐसा बंदा था कि उसने आज तक कभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं था, कोई बुरा, कोई ऐसी बात, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अभी भी उसे फोत होने के बाद भी जो है कि सारे इतने अच्छे तरीके से याद करते हैं कि यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, कि वो इतना अच्छा बच्चा था। बॉडी बिल्डिंग में शौकिया करता था यहाँ पर? सर उसका जो ना बॉडी बिल्डर का बचपन से ही शौक था और उसने पापा को यही बात बोली थी कि मुझे किसी मुकाम पे जाने दे, फिर मैं शादी करूँगा। लेकिन इन्होंने बोला, और वो जो आंटी है उसकी खाला सास जिसने रिश्ता करवाया, उनके कहने पे हमने शादी कर दी। मैं तो सर बस इस चीज़ से परेशान और हैरान हूँ कि अगर बाहर की कंट्री देखी जाए ना, जैसे कि आप दुबई लगा लें, सऊदीया वगैरह, इसमें अगर बंदा मामूली चोरी करता ना तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ऐसा कानून और ऐसा असूल है कि यहाँ पे 10 कत्ल भी कर दो ना, अगर आपने पैसे खर्चे हैं तो आप बाहर हो। ये हमारे पाकिस्तानी का कानून है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें हमारे भाई के साथ इतना बुरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके कातिल तीनों के तीनों बाहर हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इस तरह रोते रहे? सर पुलिस तो बात सुने तो हम आपको कुछ बताएं ना, वो क्या कहती है ना, वो हमारी बात सुनते हैं। हम पहले गए जब शराजुद्दीन के पास, इन्वेस्टिगेशन शराजुद्दीन था, उसके पास गए, उसने बदतमीजी की, लूज लैंग्वेज यूज़ की, मुझे धक्के मारे थाने में, बागवानपुरा थाने में, और SHO साहब भी थे, उनके सामने ये सारा वकूआ हुआ है। मैंने कहा सर जी आपने मुजरिम से अभी पूछा नहीं है, आपने रिमांड नहीं लिया। मुझे कहता है तू कौन होना रिमांड कहने वाला, या तू कौन होना मैंने पूछने वाला, मैं करा या ना करा। ये तब उसके बकौल, उसके बयान थे। अब जो नए आए हैं, इकबाल क्या लियाकत अली, तो वो भी सर जी जब हमें जज साहब ने बोला उनसे मिलने का, हम गए हैं, वेट किया, इतनी देर वेट किया, नहीं आए। जब उन्होंने कहा हम गए हैं, हमारी फ़ोन पे बात नहीं की, वैसे बात नहीं सुनी, और जाहिर सी बात है फिर हमने इन सारी चीज़ों को देख के यही कहना ना। पुलिस वाले कहते हैं क्या आपको? सर कुछ भी नहीं कहते हैं कि नहीं जी वो बेगुनाह है जी। कैसे बेगुनाह?
ये तो फिर उन्हें पता होना कैसे बेगुनाह है। नहीं, वो क्या कहता है कि आपके भाई ने खुदकुशी की है? जी सर, उनका कहना यही बॉडी है। बिल्डर तो अपने पे हल्की सी वो चोट नहीं आने देता। तो सर यही तो हम कहते हैं कि एक बंदा अपनी बॉडी के साथ प्यार करने वाला और इतनी मेहनत करके, इतने सालों से मेहनत करके इतना नाम कमाने वाला एकदम से कैसे अपनी जिंदगी को खत्म करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, उसमें उसमें इंजरियां भी दी हुई हैं तो उन्होंने। फिर इंजरियां कैसे हुई? यही तो सर हम परेशान है कि वो कहते हैं कि भाई इसने ये आया खुद अंदर आग लगा के आया। चलो हम इनकी बात मान लेते हैं, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं लेकिन कहने का ये मतलब है सर जी, अगर किसी ने खुद को आग लगाई वो डायरेक्टली आग लगाएगा, ना आगे पहले अपने आप को मारेगा, नोचेगा या चोट लगाएगा। इस तरह नहीं होता है, वो डायरेक्टली आग लगाएगा। और अगर आग भी लगाएगा पोस्टमार्टम में ना, लिखा है कि कोई चोटें जिस्म पे हैं? जी सर, इंजरियां दी हुई हैं उन्होंने। अच्छा। तो सर बड़ी बात ये, चलो आग भी उसने अगर खुद लगाई ना तो पहले कपड़े जलते, वो खुद ना नीचे से सारा जलता और उसके कपड़े भी सही हैं, नॉर्मली कपड़े जले हुए हैं, लेकिन उसकी बॉडी तो पूरी जली हुई थी। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है, आप चाहे देख सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती, क्या समझते हैं, क्या अपील करेंगे कि आपके साथ जो ये सर ज्यादती हो मेरी रही है? तो हमारे हुक्मरानों के आगे भी और इमरान खान साहब के आगे भी यही अपील है कि खुदारा हमारी जो आवाज़ को सुना जाए, हमारे बच्चे को जो है इंसाफ दिया जाए। हम इसीलिए ये अपील कर रहे हैं कि चलो कल को किसी और के बच्चे के साथ ना ऐसा हो सके। हमारा तो बच्चा फोत हो गया है, अब वापस तो वो नहीं आ सकता, ना हम अपने भाई की जगह पे अपने माँ बाप को उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि चलो जितना हम कर सकते हैं अपने माँ बाप के साथ तो हों। आप अपील कर रहे हैं कि जी मेरी इंसाफ बस जो- ये अपील है कि मेरे भाई को मुजरिम जो है ना उनको सजा मिले। बहुत शुक्रिया। जी आप मरने वाले के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे। जिस केस के अंदर भी प्रोग्राम किया जाए उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बुरसा हैं वो ये इल्ज़ाम आयद करते दिखाई देते हैं कि पुलिस नाअहली या करप्शन की वजह से इंसाफ जो वो मुहैया नहीं कर रही। और इस प्रोग्राम में भी इनका यही मौक़िफ़ है कि एक तो मुकदमा जो था वो इनको बग़ैर लूप में लिए दर्ज किया गया, दूसरा तफ्तीशी जो है वो मुलजिम पार्टी की साइड ले रहा है और इनके साथ ना सिर्फ नारवा रवैया रखा जा रहा है बल्कि इनको थानों में बुला के मुलाकात भी नहीं करते और कई घंटे थानों में इनको इंतज़ार कराया जाता है और उसके बाद ये कह के भेज दिया जाता है कि अफसरान जो है वो मौजूद नहीं है। ये किसी पंजाब के इंतहाई दूर दराज के इलाके में वाक़या पेश नहीं है, ये शहर के वस्त में वाक़या पेश आया है और आप पुलिस की बेहिसी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक फिजिकली फिट इंसान जहनी तौर पे फिट हो सकता है, ये कोई दलील है? इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो फिज़िकली फ़िट है वो ज़हनी तौर पे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जहन और जिस्म का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सम टाइम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उन लोगों को भी फेस करने पड़ जाते हैं जो फिज़िकली बहुत अच्छी हेल्थ है। अभी जो लड़का फौत हुआ है या कत्ल किया गया है जिसे, ये बॉडी बिल्डर था और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता था, तो देखने में अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने जिस्म से बहुत यानी एक नेक्स्ट लेवल का प्यार कर रहे होते हैं। वो अपने जिस्म को बहुत बना संवार के रखते हैं और हल्की सी भी खराश जो है वो आने नहीं देते कि उनको पता होता है उन्होंने मुकाबले में जाना है, उन्होंने प्रेजेंट करना है अपने जिस्म को। तो ऐसा शख्स खुदकुशी कर सकता है? ऐसी टेंडेंसीज उस पर डेवलप हो सकती हैं और वो घर वालों को पता भी ना चले? देखिए, जब हम जहन की बात करते हैं, खुदकुशी का जो ताल्लुक है वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स और उनकी केमिकल इम्बैलेंस के साथ होता है। ठीक है, और उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि जैसे उसको अगर हम ये कहें कि वो उसमें कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, अगर उसकी कोई जहनी किसी मसले की या किसी डिप्रेशन की या कोई और किसी स्ट्रेसर की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान खुदकुशी करे। उसके खुदकुशी के मुहर्रिकात मुख्तलिफ होते हैं।
केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर जहाँ पर क्रिमिनल एक्ट जो है वो नज़र आ रहा है, वहीं पर एक सोशल बिहेवियर जो है और सोशल बिहेवियर जो है वो भी बड़ा वाज़े नज़र आता है कि शादी के चंद दिनों के बाद ही लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है और वो फिर बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंचता है कि एक शख्स जब अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नाज़िया बशीर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सोसाइटी के अंदर बढ़ता हुआ बिगाड़ जो है इसकी मुहर्रिकात क्या हैं और ये जो शादी के बाद यकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे हमारे सोसाइटी का कहीं पे यानी कमियां हमारी सोसाइटी में रह रही हैं, हमारी पेरेंटिंग में रह रही हैं, या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस किस्म की ग्रूमिंग कर रहे हैं कि जो नौवियाता जोड़े उनकी मेंटालिटी जो है वो आपस में मैच नहीं करती। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि शादी करने से पहले बहुत से जो चीज़ें हैं उनको देखा जाता है, फैमिलीज़ को देखा जाता है, रहन सहन देखा जाता है और फिर उसके बाद बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं शादी से पहले, और शादी करने के लिए बाकायदा इंतज़ामात और यानी एक खुशी की इंतहा नहीं होती जिस घर में शादी हो रही थी, और यकदम शादी के बाद ये लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि हमारा जो सारा का सारा फोकस है ना, चाहे वो हम पेरेंट्स हैं या चाहे हम वो रिश्तेदार की सेंस में ले लें या चाहे हम फ्रेंड्स की सेंस में ले लें, हमारा सारा फोकस बस उस खुशी को सेलिब्रेट करने की तरफ बहुत ज़्यादा है। और अब आपने वैसे भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट उस पर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सही मानी में देखो ना कि जो शादी की रूह है और जो उस दो लोगों को जिन पर अपने आप को माइंड मेकअप करना है उस चीज़ पर, और इवन के जो ख़ासतौर पे लड़के की जो फैमिली है उसने जो अपना पूरी फैमिली में एक माइंड मेकअप करना है और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, एक एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी है, वो हम समझ रहे होते हैं कि ये शायद बहुत छोटी सा एस्पेक्ट है। एक्सेप्टेंस है ना, वो तो हो ही जाएगी जब वो साथ रहना शुरू करेंगे, या एडजस्टमेंट है वो तो हो ही जाएगी जब हम साथ रहना शुरू करेंगे। तो हम लोग वो हो नहीं जाती, वो आपको पूरा आपके अंदर ज़मीन आसमान का बदलाव ले आती है अगर आप करने पे आएंगे। हम एक छोटा सा बिहेवियर तो अपनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिसको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और वो चाहता है कि वो एक्सरसाइज करे, तो कितनी उससे मुश्किल से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इतने बिहेवियर से इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है, तो जहाँ हम एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं या जहाँ हम ये समझ रहे हैं कि वो एक सेंस होनी चाहिए या वो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस पर तो हमने टाइम दिया ही नहीं था, उसे तो हमने सोचा ही नहीं था इस तरह से कि उसमें हमें सही तौर पे अपने टाइम की, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर हमने माइंड मेकअप करना है, क्योंकि वो दो फैमिलीज़ का मिलाप है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक नए सफ़र का, किसी दो लोगों के नए सफ़र का आगाज़ है। यानी उसकी पूरी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। एक बैचलर लाइफ और एक मैरिड लाइफ में बहुत फ़र्क है। जब शादी होती है तो अगर ना बन पा रही हो तो लड़के वाले जो है लड़की के ऊपर इल्ज़ाम आपकी बुछाड़ कर देते हैं और लड़की वाले जो है लड़कों वाले के ऊपर बुछाड़ कर देते हैं। कोई भी रिकन्सिलिएशन कराने की कोशिश नहीं करता, कोई भी इंटरवीन नहीं करता कि इन लोगों का मामला हल हो जाए, और वो मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस केस के अंदर भी शादी के तीसरे दिन ही लड़की की लड़ाई झगड़ा जो था वो शुरू हो गया, और 3 महीने में नौबत यहाँ तक आई कि शौहर जो है वो, लड़की वाले कहते हैं उसने खुदकुशी किया, लड़के वाले कहते हैं कि उसको कत्ल किया, यहाँ तक आ गई। कहाँ पे आप समझते बिगाड़ होगा? मेरा तो ख्याल है कि जो उन्हें टाइम, मेरा ख्याल है इन्होंने जब रिश्ता किया है और उस चीज़ पे, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम उस चीज़ को देना चाहिए 3 था। साल मंगनी रही डॉक्टर साहब, और उस 3 साल में फैमिलीज जो हैं वो आपस में अंडरस्टैंड करती थी एक दूसरे को, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि कहीं का ऐसा हादसा हो जाना और फिर उस पे चीज़ में ये शुबा होना कि ये कत्ल है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो उन 3 सालों में फिर वो, या यही बात है कि वो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो सकी उन फैमिलीज़ की जो तीसरे दिन बाद लड़ाई पे आ गई। वरना अदरवाइज़ 3 सालों में अगर सही मानों में अंडरस्टैंडिंग हुई होती या वो एडजस्टमेंट हुई होती उनकी, तो इतनी जल्दी लड़ाई पर नहीं बात आ सकती। ये तो चलें, उस जितना हम उस केस में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं तो कहीं हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अपनी कोई हतमी राय की तरफ आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उनकी क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग थी लड़की और लड़के की कि वो शादी वाकई करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास, या हम तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नोट करते हैं कि 5 साल या 7 साल वो सिर्फ एक प्रेशर पे इंगेजमेंट चली होती है कि जी यहाँ होनी है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वो जो जहन साजी है या जहन बनाना कि मैंने इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो नहीं 7 सालों में भी नहीं बना होता। डॉक्टर साहब,
एक फिजिकली फिट इंसान जहनी तौर पे फिट हो सकता है, ये कोई दलील है? इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो फिज़िकली फ़िट है वो ज़हनी तौर पे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जहन और जिस्म का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सम टाइम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उन लोगों को भी फेस करने पड़ जाते हैं जो फिज़िकली बहुत अच्छी हेल्थ है। अभी जो लड़का फौत हुआ है या कत्ल किया गया है जिसे, ये बॉडी बिल्डर था और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता था, तो देखने में, अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने जिस्म से बहुत, यानी एक नेक्स्ट लेवल का प्यार कर रहे होते हैं। वो अपने जिस्म को बहुत बना संवार के रखते हैं और हल्की सी भी खराश जो है वो आने नहीं देते कि उनको पता होता है उन्होंने मुकाबले में जाना है, उन्होंने रिप्रेजेंट करना है अपने जिस्म को। तो ऐसा शख्स खुदकुशी कर सकता है? ऐसी टेंडेंसीज उसमें डेवलप हो सकती हैं और वो घर वालों को पता भी ना चले? देखिए, जब हम जहन की बात करते हैं, खुदकुशी का जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे डिसऑर्डर्स और उनकी केमिकल इम्बैलेंस के साथ होता है, ठीक है। और उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि जैसे उसको अगर हम ये कहें कि वो उसमें कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, अगर उसकी कोई जहनी किसी मसले की या किसी डिप्रेशन की या कोई और किसी स्ट्रेसर की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान खुदकुशी करे। उसके खुदकुशी के महरक़ात मुख्तलिफ होते हैं और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो वहीं प्लान करे जहाँ पर मतलब कि वो कहीं और भी प्लान कर सकता है जो पर्सन होता है अगर उसका खुदकुशी ही करनी है। क्योंकि तो खुदकुशी करने के लिए एक तो आपको करेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, फिर और दूसरा आप अपने आप को आइसोलेट करके आइसोलेट आप करते हैं या आप उस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो ये तो चीज़ें बहुत बेहतर तौर पे ये फैमिलीज़ आपको बता सकती हैं कि वो जो पर्सन है उसकी पर्सनल लाइफ किन लाइंस पे जा रही थी, उसकी मैरिटल लाइफ किन लाइंस पे जा रही थी और उसके जो फैमिली जो सेटअप है और बैकग्राउंड है वो किन लाइंस पे सेट है। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस अब होना शुरू हो गए हैं जिसके अंदर शादी के कुछ अरसे के बाद ही या लड़की को कत्ल कर दिया जाता है या लड़का कत्ल हो जाता है या सेपरेशन हो जाती हैं। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि इसकी वजह कहाँ पे फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये वाले इश्यूज जो है हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहे हैं? इसके लिए तो मैं पहले नंबर पे ये कहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है वो जहनी मसाइल को उस तरह से नहीं जानती या उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देती जिस तरह की वो किसी जिस्मानी मसले को देती है। समटाइम बहुत अच्छा फिज़िकली फ़िट इंसान भी जहनी तौर पे बहुत मुश्किल में होता है, ठीक है। वो अपने साथ तो जो कर रहा होता है वो बाकी अपने इर्द गिर्द के साथ भी प्रॉब्लम में उसके फैमिली भी चल रही होती है, लेकिन उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये जो एक पागल का लेबल लगा दिया गया ना हमारी सोसाइटी में, तो वो उन चीज़ों को उसके लिए हल की तरफ जाने से रोकता है। वो प्रोफेशनल्स की हेल्प सिर्फ इसलिए नहीं लेने आते कि नहीं हम पे कोई लेबल लग जाएगा या हम कोई पागल हैं जो हम जाएं, दूसरे जाएं, हम क्यों जाएं, सबको प्रॉब्लम है फिर सब जाएं, ठीक है। तो ये जब तक रहेगा हमारी सोसाइटी में, हम अगर इस तरह से अहमियत नहीं देंगे अपनी जहनी सेहत को, तो हम मसलों का शिकार रहेंगे। अब इसमें मैं खाली सिर्फ डिसऑर्डर्स की बात नहीं करूँगी, यहाँ मैं ओवरऑल ट्रेनिंग की भी बात करूँगी कि अब जैसे कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है या मियाँ बीवी ने अपने रिलेशन को लेकर कैसे चलना है, या मैंने पेपर्स देने हैं उसमें जो एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, मैंने उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं, अगर आप उस पर बुक्स, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं या आप उसमें एक अहमियत देना शुरू कर देते हैं किसी की राय को, तो वो आपकी ज़िंदगी संवरती है, वो आपकी ज़िंदगी बनती है, वो आपके छोटे मसाइल बहुत कम वक्त में हल पा जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं ना, नहीं सबके साथ होता है, ऐसी बात ही है, ऐसी बात ही है, तो फिर उसमें इतना गैप आ जाता है, उसमें इतनी दूर आप दूसरे ट्रैक पे चले जाते हो कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पार्ट पे क्या कर रहा हूँ, और वो फिर वो यही हमेशा रह जाती है, नहीं मैं क्यों बदलूँ, दूसरा बदल ले अपने आप को। तो ये जहाँ हमारे बिहेवियर्स हैं ना, जो हम कहते हैं कि सोशली डिज़ायरेबल जो बिहेवियर्स हैं, वो तरबियत और एजुकेशन से पनपते हैं। एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कितना मैटर करते हैं इन चीज़ों में, इस किस्म के वाक़यात? मैटर करता है, लेकिन उसमें मैं फिर कहूँगी कि उनमें भी अमल मैटर करता है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखों को जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। ये भी इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम वाला केस जो है, फिल्थी रिच है, और यानी कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि जो स्टेटस है या जो एजुकेशन लेवल है वो ये शो करता है कि बहुत अच्छी जहनी सेहत है या बहुत अच्छा आपका इन्वायरमेंट पे कंट्रोल है।
बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात डॉक्टर नाज़िया बशीर हमारे साथ मौजूद थी। आपने मकतूल या अगर कत्ल साबित हो जाता है तो मकतूल है, वरना वफ़ात पाने वाले शख्स की बुरसा की गुफ्तगू सुनी। लड़की के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने तीसरे दिन से ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था और बमुश्किल 3 महीने तक ये रिश्ता चल सका और उसके बाद वो नाराज़ होकर घर चली गई। और उन्होंने और भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसके करैक्टर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अगर हमारी पुलिस बरवक्त कार्रवाई करे, तमाम तफ्तीशी जो नकात हैं उनको मद्देनज़र रखे और तफ्तीश के अंदर अनबाइस्ड अप्रोच रखे, तो ऐसे वाक़यात को ना सिर्फ हल किया जा सकता है बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए भी इक़दाम जो हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन आपने बुरसा की गुफ्तगू सुनी, वो जिस तरह से पुलिस की तफ्तीश के ऊपर और अहलकारों के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं रिश्वत के और बाइस होने के, उससे ना सिर्फ केस जो है वो खटाई में पड़ जाता है बल्कि आइंदा भी ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई पुलिस के पास जो है वो हिकमत अमली नहीं होती। और साथ ही साथ हमारे नफ्सियात ने भी आपको जैसे बताया कि हमें अप्रोचेस जो हमारी अपनी ज़िंदगी की तरफ अप्रोच है उसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपने डिसीजंस को इम्पोज नहीं करना चाहिए। शादी एक ऐसा रिश्ता है कि उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती दो लोगों को जो है वो नहीं जोड़ सकते। अगर ज़हनी हम आंगी नहीं है तो बच्चों से ज़रूर पूछना चाहिए। अगर पूछ लेंगे तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आइंदा रोनुमा नहीं होंगे, वगरना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे में होती दिखाई देंगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।